हमारा सिस्टम ही पहले का कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा है जो इसके चलते इसे प्रॉब्लम होती है। एआई के बारे में क्या कहना है आपका? हम लोग ऐसे लोगों को ना सरकार को इम्पैनल करना चाहिए ऑन बोर्ड। ग्रोथ में एज इज़ नॉट ए फैक्टर, लेकिन मैं जिससे भी मिला, जो आपने सवाल किया, वो वहाँ उल्टा हो गया। वो मेरे ही आइडिया से एक्साइटेड होके और आगे बढ़ गया। तो हमेशा किसी को मौका देना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए करेगा, जो कमियां हैं उसको बताना चाहिए। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ अपना ध्यान जाएंगी तो 100 आदमी काम एक आदमी करता है। तो भारत की तस्वीर दुनिया में दूसरी हो जाएगी। हर घर में एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है। जो मैं सोचता था 5 महीने 6 महीने 1 साल पहले, वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। पता नहीं क्या इंट्यूशन है। मेरा इंटरव्यू भी अशोक जैन ने किया, जिनका टाइम्स ग्रुप के मालिक थे। Welcome to Jute for Life Social. नमस्कार दोस्तों, मैं जूट वाली अंजलि आज स्वागत करती हूँ आपका जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में, जहाँ पर मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो कि 35 साल उन्होंने अपने जीवन के कॉरपोरेट में दे दिए, पॉलिसी एडवोकेसी में दे दिया, मीडिया में दे दिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी तक में भी ये उच्च पदों पर रहे और कई एमएसएमई सेक्टर्स की परेशानियों को इन्होंने सुलझाया सरकार से संवाद के द्वारा। तो आज मैं स्वागत करती हूँ जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में आर.के. शरण जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जूट फॉर लाइफ, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी महिलाओं की संस्था है जो कि जूट के विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाती है, और उसी के साथ साथ हमने अपना एक सोशल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज के लोगों से जोड़ते हैं। तो इसी पहल में मैं आज आपसे आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहूँगी, दोस्तों को समझाना चाहूँगी कि क्या है एमएसएमई सेक्टर का भविष्य और कैसे हमारी चैलेंजेस जो हैं वो कम हो सकते हैं आपकी एक्सपर्टाइज से। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अंजलि जी, आपने मुझे ये मौका दिया। लेकिन सबसे पहले इंस्पिरेशन तो आप हैं, क्योंकि मैंने आपको ज़ीरो लेवल से यहाँ तक पहुँचते में देखा है, जो मैं लखनऊ में ही था उस समय। और आपने जो स्ट्रगल किया है और जिस तरह से ऊंचाइयों पे आप गई हैं अभी, ये सारे महिलाओं के लिए, यंगर जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनको सीखना चाहिए आपसे, समझना चाहिए आपसे। दूसरी चीज़, आप इतने लोगों की जीविका का ध्यान रखती हैं, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, जिसके चल चलता है। अब जहाँ तक मेरी बात रही सर, आपका सवाल मैं रोकूंगी। आपकी जर्नी अगर एक फिल्म की कहानी होती तो उस तरीके से आप स्क्रिप्ट सुनाइए सर अपनी, जो कि इंटरेस्टिंग लगे हमारे दर्शकों को। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मूलतः मैं पटना, बिहार से बिलोंग करता हूँ। हम लोग एक लिटरेरी फैमिली से आते हैं। हमारे पिताजी भी प्रोफेसर हैं, मेरे दादाजी हिंदी के बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, आचार्य शिवपूजन सहाय, जिनको 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद्म भूषण दिया था। तो हम लोग उस लेगेसी को लेके चलते हैं। तो इनिशियल पढ़ाई मेरी बिहार में ही हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे दिल्ली भेजा एमफिल पीएचडी करने के लिए। तो मेरा दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ। उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर पहला नंबर था जब वो सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम आया था। मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं था मेरा, क्योंकि लिटरेरी बैकग्राउंड से मैं था। तो पिताजी का और परिवार में सब लोगों का बड़ा प्रेशर था कि नहीं, तुमको कुछ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे मन में तरह तरह की चीज़ें थी। मैं सोचता था बहुत जल्दी, और लेकिन एक्सिक्यूट नहीं कर पाता था। तो मेरा पहले जो मेरी यात्रा जीवन की शुरू हुई वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से हुई। वो बहुत बड़ा एक ब्रेक मुझे मिला 1995 में। मैंने दिल्ली में इंटरव्यू किया, और मेरा इंटरव्यू भी अशोक जैन ने किया, जिनका टाइम्स ग्रुप के मालिक थे। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत कम लोगों का ऐसा होता है। मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई। वहाँ मैं ट्रेनिंग करने के बाद मैं कानपुर भेजा गया। कानपुर में मैं पहला व्यक्ति था ग्रुप का जिसका प्रोबेशन पीरियड 6 महीने की जगह 5 महीने में हुआ, और मुझे बनारस की डोरबाग मेरे हाथ में दी गई उसको संभालने के लिए, क्योंकि वो ऑफिस बहुत लॉस में था। मैं वहाँ गया, मैं कुछ समझ ही नहीं पाता था। वहाँ बनारस का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट पूर्वांचल का। और मैं सूट बूट टाई, दिसंबर का महीना था 95 का, मेरा वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। मैंने सोचा कहाँ मैं फंस गया, बॉस ने मुझे कहाँ फेंक दिया। लखनऊ ही और कानपुर अच्छा था। एनीवे, उस जर्नी को ये हुई। तो फिर हमको लोग लखनऊ से ग्रुप के लोग ट्रेन करने आए, बताने, सपोर्ट करने आए। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं बोलने में बड़ा हिचकता था। जब तक मीटिंग शुरू होती थी मैं सोचता हूँ कि अब बोलूँ, तब तक मीटिंग खत्म हो जाती थी। मेरे सीनियर्स, मेरे बॉसेस बहुत और नाराज़ रहते थे, वो ये करते थे।
तो एक दिन ऐसा आया कि मैं अकेला बनारस में पड़ गया और मैं कॉल्स पे निकला, तो मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। एक टर्निंग पॉइंट वहाँ से एक क्लाइंट से मिलने के बाद मेरा हुआ। तो मैंने जीवन की यात्रा को यही देखा कि अगर कोई तैरना नहीं जानता है और नदी में उसको फेंक दिया जाए तो कोई डूबता नहीं है, अपने से बचाने वाले चारों तरफ रहते हैं, हाथ पैर मारना पड़ता है। तो उसको वो एग्जाम्पल मैं हमेशा लेता हूँ। उससे मैंने स्विमिंग सीखी, अपने करियर की शुरुआत की और आज के दिन में तो ऐसा हो गया है कि एक्सटेम्पो में बोलता हूँ वो जो झिझक थी वो खुल गई, एक्सटेम्पो में बोलता हूँ। और जहाँ भी मैं जाता हूँ या बातचीत करता हूँ तो मैं हर से ना एक पॉजिटिव एनर्जी लेने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी का नेगेटिव नहीं देखता हूँ, ना नेगेटिव बोलता हूँ और ना नेगेटिव सोचता हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी यात्रा थी। 35 वर्ष हो गया मेरा इस फील्ड में। मैं डिफरेंट पोस्ट पे रहा, डिफरेंट जगह रहा और मैं तो चाहता हूँ कि हमसे लोग जितना बेनिफिट उठा सकें वो उठाएं। मैं निस्वार्थ ढंग से सपोर्ट करना चाहता हूँ और अभी सरकार कर रही है कि मैं एक नया भारत, मैं इतने ट्रिलियन इकोनॉमी में देखना चाहता हूँ। अगर मेरी बारे में आप किसी से भी बात करेंगे, पुराने लोग, जब से मैंने नौकरी संभाली अपनी, तो वो कहेंगे कि शरण जी का विजन ही डिफरेंट था। शुरू से ऐसा था, जो मैं सोचता था 5 महीने 6 महीने 1 साल पहले, वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। पता नहीं क्या इंट्यूशन है, वो मेरा हो जाता है। ये अनुभव आपको भी होगा। तो उस तरह से एक पॉजिटिव सोचने से ना ये चीज़ सामने आती चली गई और मुझे बड़ा अच्छा हुआ कि स्टेट और देश भी उस दिशा में बढ़ के आगे बढ़ रहा है। तो एक नॉन सेल्फिश एटीट्यूड से अगर आप आदमी समाज और देश में काम करता है तो उसका जो सुकून और शांति मिलती है ना, वो नहीं मिलेगी दूसरी जगह। ये बहुत ही टफ काम है, अपने आप को इतना मजबूत और सॉलिड बनाना और दूसरे की अच्छाइयों को और उनकी जो ग्रोथ स्टोरी को एक्सेप्ट करना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। जी। तो सर, एक दिन के लिए आपको एमएसएमई मंत्री बना रहे हैं हम, तो सबसे बड़ा फैसला क्या लेना चाहेंगे आप एमएसएमई सेक्टर के लिए? देखिए, अगर एक दिन के लिए मुझे वो जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं तो सबसे पहले घर की ओर ध्यान करूंगा कि हर घर में एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है। अगर कोई झाड़ू भी लगाता है तो भी एंटरप्रेन्योर है। लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी आप देखिएगा, ऑनलाइन मैंने इधर देखा, माली चाहिए 4 घंटे के लिए चाहिए, 6 घंटे के लिए चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, 1 हफ्ते के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, माली तक मिलने लगा है। तो वो भी एक कला है। स्किल के ऊपर जो सरकार इतनी बात कर रही है, ये घर में ही मिलेगा। हम लोग घर को नहीं देखते हैं, हम बाहर को देखने लगते हैं। तो घर में, हर घर में कुछ टैलेंट है। तो अगर हम उसमें अगर हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और हमारी जो 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर हम 1% भी शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसको ग्रूम करते हैं, तो एक सफलता की ओर जो ग्राफ है ये बढ़ेगा। हम उसको नहीं देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं कभी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल दुनिया में काम करके चाहते हैं कि हम कोई चीज़ हासिल कर लें। ऐसा नहीं है, शुरुआत घर से ही होती है। एमएसएमई भी घर से ही होती है। रोटी बनाना है, आप होटल में चले जाइए, बोलते हैं लोग घर वाली रोटी नहीं मिली, दाल वो वाली नहीं मिली, चाहे वो ताज में आप खाना खा लीजिए, चाहे किसी 5 स्टार में खाना खा लीजिए, तो वो भी एक हुनर है जो घर में मिलेगा। तो हम अगर एक दिन के लिए अगर जिम्मेवारी मिलती है तो मैं तो शुरुआत वहीं से करूंगा और टैलेंट को सर्च करके एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। तो इमेजिन कीजिए कि उतने जेंट्स या महिलाएं एक साथ आती हैं, उनको ट्रेनिंग पूरा हो, मोटिवेशन मिले, तो भारत की तस्वीर ही दुनिया में दूसरी हो जाएगी। ये सोचने के ऊपर है। किसी ने पता नहीं किसी ने सोचा है कि नहीं, मेरी सोच तो ऐसी है। अगर एक दिन का मौका मुझे मिलता है तो। मेरा एक हमेशा से सवाल रहता है कि जब हर कोई उद्यमी बन जाएगा तो काम करने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरा एक सवाल हमेशा अपने आप से भी रहता है, तो इसका जवाब मुझे आज आप देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ अपना ध्यान जाएंगी तो 100 आदमी काम 1 आदमी करता है वहाँ। आप लाइफ फॉर जूट में काम कर रही हैं, जूट फॉर लाइफ, कैप्टन आप ही हैं, इनिशिएटिव आप ही लेती हैं, मदद करने वाले सब हैं, गाइड आप ही करती हैं। किसी को कहती है तुमने गलत कर दिया, इसको सही किया, तो आपका 24/7/365 डेज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसलिए इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है कि आपका मैक्सिमम ध्यान क्वालिटी पे होता है और आप सब पे डिफरेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्ट को रखना चाहती हैं। तो उसके लिए इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और लीड फ्रॉम द फ्रंट जो वो कहावत है, वो बहुत ज़रूरी होता है जी। तो बिना उसके आप कुछ नहीं कर पाइएगा, चाहे कुछ भी, कितना बड़ा भी आपका सोच हो। अब टाटा का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब तक टाटा जिंदा थे हाल तक,
उनका इनिशिएटिव रहता था, उनका प्रेजेंस रहना ही बहुत था। अब हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, वो जितने स्टार्टअप्स हैं, छोटे ठेले वाले हैं, या जितने उस तरह के लोग हैं जिनको उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, या मैंने तो वीडियोस बहुत सारे देखे कि जिसके कंधे पे उन्होंने हाथ रखा, वो इतना मोटिवेटेड हो गया कि आज के दिन में उसकी अगर प्रोफाइल देखिए आप, तो बिल्कुल दूसरा आदमी है जी। तो वो चीज़ जो हमारे प्रधानमंत्री में है, वो हम सबको होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कोई खराब भी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा प्यार से इनकरेज कर दीजिए, तो अच्छा करता है। अब जैसे कल का वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखिए, बहुत अच्छा जीता जाता उदाहरण है। अभिषेक हमारे खिलाड़ी हैं तो लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उसको हटा देना ऑल्टरनेटिव नहीं है। सेकेंडली, इसकी कोई गारंटी नहीं कि दूसरा खिलाड़ी आए तो वो अच्छा कर ले। कल इस बच्चे ने, हमने उस पर विश्वास जताया तो उस बच्चे ने अच्छा काम किया, और उसका जो खेल था वो भी टर्निंग पॉइंट था कल के विश्व कप जीतने में भारत का। तो हमेशा किसी को मौका देना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए करेगा, जो कमियां हैं उसको बताना चाहिए और उसको प्रमोट करके मोटिवेट करके आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरी सोच है। सर, 3 शब्दों में आपसे सुनना चाहूंगी कि क्या है असली लीडरशिप, क्या क्वालिटीज आप देखते हैं? अगर आप उद्यमियों की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो गुण चाहिए होंगे हर घर में, तो क्या होना चाहिए जो एक अच्छा उद्यमी बन पाएगा या लीडरशिप क्वालिटी लीडरशिप कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल सही, अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो विजन होना चाहिए, हम करना क्या चाहते हैं। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आपको लीड करने की क्षमता होनी चाहिए। आप फेल भी कर सकते हैं, लेकिन औसतन देखा जाए 100% होता है। आप जब कोई चीज़ करती हैं तो मान के चलिए कि 99% मैं इसमें विफल हो जाऊंगी या फेल कर जाऊंगी, 1% बचता है, वो मान के चलिए कि हमको सफल होना है। अगर आप सफल हो गई, दैट ट्रांसलेट्स टू 100%। तो ये मूल मंत्र है। सब लोग अगर इसके बारे में सोचे तो बहुत अच्छा हो सकता है। सेकेंडली, आदमी को एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको हमेशा एग्जाम्पल सेट करना होगा, आपको हमेशा लीड लेना होगा। धूप हो, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, आपको लीड करना पड़ेगा। तो आपका भी जो एम्प्लॉय है, आपका ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, वो खड़े हो जाएंगे। सेकेंडली, कभी आपको एज ए बॉस, एज ए ओनर, एज ए चीफ बिहेव नहीं करना चाहिए। उससे बच्चों को या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा एक असर पड़ता है ये। और लास्टली उसमें ऐसा है कि जब आप फ्रीडम किसी को देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने की संभावना होती है। एक छोटा सा एग्जांपल हम देंगे, क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट में हूँ, कि अगर किसी पंछी को आप पिंजड़े में बंद करती हैं और 6-7 महीने बाद खोलती हैं और उसको उड़ने के लिए फोर्स करती हैं, तो वो कोशिश तो करता है उड़ने के लिए, उड़ नहीं पाता है। और किसी को आप छोड़ दीजिए विश्वास पे कि ये भागेगा नहीं, उड़ के वापस आ जाएगा, और उसको दीजिए उड़ने के लिए। जब वो उड़ता है और जब वो फ्लाइट लगाता है अपना आसमान में जाने के लिए और ये करता है, तो इमेजिन कीजिए जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करके ऊपर जाके एक सर्टेन स्टेज पे जाके स्थिर होता है। सेम इज़ द केस विद द प्रोफेशन इन बिजनेस। ये बहुत कम लोग सोचता है। अगर एग्जाम्पल्स ऐसा है जो हमारे दिनचर्या में, एवरीडे में आप किसी से मिलती हैं, बात करती हैं, जाती हैं, देखती हैं, तो उससे कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे नॉलेज ऐसे है जो प्रैक्टिकल अप्रोच से होता है। बुकिश लैंग्वेज से आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकती। तो एक मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सर, आपने बहुत अपनी लाइफ में बड़े बड़े बोर्ड रूम्स देखे, कभी कोई ऐसा उद्यमी मिला आपको जिसने आपको ऐसी सीख दे गई हो जो बड़े बड़े MBA डिग्रीज के आगे बड़ी हो और MBA फेल है उसके आगे? हाँ, बिल्कुल। मेरी मुलाकात बहुत लोगों से हुई, बहुत लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया, अच्छी अच्छी आइडियाज़ दिए। तो मैं आइडियाज़ ग्रास्प करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, पॉजिटिव। लेकिन मैं जिससे भी मिला, जो आपने सवाल किया, वो वहाँ उल्टा हो गया। वो मेरे ही आइडिया से एक्साइटेड होके और आगे बढ़ गया। मैं वो आप जो वहीं रह गए। आप जो बोली, नहीं, मैं वहाँ तो नहीं रह गया, मैं उससे बिल्कुल और ऊपर हो गया। उसने कहा कि आप मेरी टीम को गाइड कर दीजिए, आपका विजन ऐसा है, आपकी सोच ऐसा है। तो अंजलि जी, सब चीज़ के पीछे ना एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर नहीं है तो कोई ना बुरा है और ना ही कोई अच्छा है। हम किसी में बुराई क्यों देखिए, अच्छाई देखते नहीं है। अच्छाई देखिएगा तो पहले आप ग्रो करने के इस पर रहिए और डी ग्रोथ की तरफ नहीं रहिए। जहाँ आप नेगेटिव और नकारात्मक सोच आपकी जहाँ आएगी, तो फिर ग्रोथ हो ही नहीं सकता, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना भी बड़ा हो। सर, आप दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मैंने देखा है। इतने बड़े बड़े इवेंट्स आजकल आप कर रहे हैं, तो क्या है आपका स्ट्रेस बस्टर फॉर्मूला? क्योंकि इस उम्र में भी आप इतने तरोताज़ा रहते हैं हर वक्त। आप कभी भी आपसे मिल लो, कभी भी मैंने आपको थके हुए वैसे नहीं देखा।
तो क्या है आपका स्ट्रेस बस्टर फॉर्मूला, क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत रहता है, सारा मैनेजमेंट आप वन मैन आर्मी की तरह आप पूरा बखूबी निभा के जाते हैं, तो क्या है वो सीक्रेट? सर सीक्रेट जानना चाहेंगे आज हाँ हम। अंजलि, ये सीक्रेट बहुत ये है कि जिस समय मैं काम नहीं करता हूँ मैं ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ जब काम करता हूँ तभी स्ट्रेस में नहीं रहता हूँ। तो काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और लाइफ में अगर अपने आप को फिट रखना है और कुछ सोच करना है, देखिए भगवान ने एक समय दिया है, एक सीमित आयु दी है आपको, उसी में आपको सब कुछ करना है। तो कभी भी ना कोई बूढ़ा होता है ना कोई यंग रहता है, काम करने वाले के लिए हमेशा रास्ता खुला रहता है, विजन उसका रेस्पेक्ट रहता है हर जगह। एज ग्रोथ में एज इज़ नॉट ए फैक्टर मेरे हिसाब से। आप किसी भी एज में, बहुत लोगों की मैंने स्टोरीज पढ़ी, ग्रोथ स्टोरी, जो 60-65 साल में काम शुरू किया और 70 साल में वो 3000-4000 करोड़ के आदमी हो गए। तो विजन और डिटर्मिनेशन और एम्बिशन उनका था, इसके चलते हो गए। तो मैं अगर काम नहीं करता हूँ तो मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। मेरे घर में भी लोग कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, फिर तुम कुछ करो। तो देन अगेन आई नीड ए पुश। एक बार पुश मिल गया फिर आई डोंट लुक बैक, आई एक्सेप्ट इट एज ए चैलेंज, और वो डिलीवर होता है। आप तो बहुत दिन से हम लोग साथ जुड़ी हुई हैं, आपने देखा कि हमारा जो डिलीवरी एस्पेक्ट और पॉइंट तो है बहुत स्ट्रांग रहता है। आप तो मस्त मौला रहते हैं, लेकिन जब मैम नाराज होती होंगी, कभी ना कभी तो होती होंगी कि समय नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो, उनको कैसे हैंडल करते हैं आप? ये भी मेरे लिए बहुत ये होता है कि जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था तो मेरे बच्चे छोटे थे, तो वो कहते थे, संडे को भी कहते थे कि तुम घर में क्यों, ऑफिस क्यों नहीं जाते हो कि तो वो भी मेरे लिए हुआ कि नहीं, फैमिली टाइम भी होना चाहिए। बिजनेस पहले मैं नहीं रियलाइज़ करता था इसको, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि हर चीज़ का एक समय होता है और प्लानिंग होती है। अगर वो नहीं करते हैं देन आई एम नॉट ए गुड लीडर, नॉट ए गुड बॉस, नॉट ए गुड एडवाइज़र। एक तरफा नहीं रह सकते, एक तरफा नहीं होना। तो अब आपको लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और तभी लाइफ में सक्सेस मिल सकता है। क्योंकि सबको लेके, फैमिली भी एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेके चलना है। बिल्कुल। उसमें भी बेटी की शादी है, बेटी की पढ़ाई है, बेटी का एजुकेशन है, बेटी का फीस है, गाड़ी है, घर का बिजली खर्चे, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका सब चीज़ आपको करना पड़ता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीज़ सब चलता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर और जो इंडस्ट्री है वो घर से ही शुरू होती है। सर जैसे कि आप जानते हैं, हम भी लघु उद्यमी में ही आते हैं श्रेणी में, तो बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, और हमेशा हर उद्यमी जो है रोता रहता है कि भाई पैसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है हमारे साथ? और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि आप जानते हैं जेम से लोग परचेज करते हैं, वहाँ पे है, नियम है कि 10 दिन में पार्टी को पेमेंट कर देना है, लेकिन उसका कोई पालन नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ों, और जिसकी वजह से लघु उद्यमी जो है हमेशा सफ़र करता रहता है। तो इसको कैसे सही किया जाए, और कुछ हमारी मदद करें इस मामले में? देखिए, इसमें ऐसा है ना कि हम लोगों को सरकार से रेगुलर बेसिस पे टच पे रह के एक ऑनेस्ट फीडबैक उनको देना होगा, और एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचती नहीं है। इसमें कोई किसी को दोष हम नहीं दे सकते हैं, हमारा सिस्टम ही पहले का कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा है जो इसके चलते इसे प्रॉब्लम होती है। जिसको जानकारी नहीं भी है वो भी मना कर देता है, वो समझता नहीं है। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डेमोरलाइज्ड हो जाते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स तो भाग गए। बात आपने सही कहा कि अगर हम बैंक का लोन नहीं देते हैं तो बैंक रिकवरी करती है, सरकार उसको साथ देती है। लेकिन कोई उद्यमी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर पैसा नहीं मिला तो उसके लिए सरकार कोई मदद नहीं करती है। तो ये आपके साथ साथ बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर मेरी जहाँ ज़रूरत हो, हम तो सारे उद्यमियों के लिए सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, लड़ाई झगड़े से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ और प्रॉब्लम्स को हमको समझना पड़ेगा। एक विन विन सिचुएशन होता है। गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेके अगर आप चलती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार भारत में ऐसी है जो एक एंटरप्रेन्योर को नहीं सपोर्ट करेगी। वो बिल्कुल करेगी, लेकिन हम उस तरह से करते नहीं हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहकावे में ले आते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, उससे नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने भी ये फेस किया होगा। तो जो जैसे दिल्ली में आपका जो एग्जीबिशन लगता है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, उसमें आपने खुद ही देखा होगा कि आपका तो 3-4 साल हो गया, उसमें कितना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन जो पेमेंट नहीं करने की जो एक आदत हम लोगों की है, या बिजनेस फाइल चलने की आदत, फाइल चलने की आदत है, जो ये है ना, एक सिस्टम है, तो इसमें प्यार मोहब्बत से ही ये निकल सकता है। लड़ाई करने से ना फिर वो एंटेगनाइज हो जाएंगे, फिर करेंगे नहीं। इसमें ना मुख्यमंत्री सपोर्ट कर पाएंगे ना प्रधानमंत्री, क्योंकि नीचे से अगर किसी ने कोई लिखुमा लगा दिया तो कोई
बड़ा अधिकारी या जिम्मेवार पद पे लोग नहीं करते, लेकिन जो योगी जी का मैंने वर्किंग स्टाइल देखा है कि अगर सही चीज़ उनको सही समय में पहुंच गई तो इसके लिए तो अंजलि जी आप मान के चलिए कि एक्शन तो होगा, आपका जी। काम होगा। जी। तो इसी तरह से सबका काम अगर हो तो अच्छा है। सेकेंडली टीम वर्क बनाएं, एसोसिएशन से अगर आप लोग जुड़ी हैं और जाएं, हम लोग मिले लोगों से करें, तो हमको नहीं लगता कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। कोई लाइफ में चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कैसे हम रखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमसे जब भी जो मदद चाहिए, आई एम रेडी टू हेल्प ऑल द। सर, आपकी इस बात पे मेरे दर्शक जो है जानना चाह रहे होंगे कि आपके प्रेजेंट असाइनमेंट्स क्या हैं, और इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, इंडियन इन्वेस्टर फेडरेशन का कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा चंडीगढ़ में है। ये आपने ओपन किया है? नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उन लोगों ने मुझे ऑन बोर्ड लिया है। Okay. इसी का पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है पंजाब का, और इसी का एक एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड चैम्बर है, कृषि उद्यमी कृषि विकास चैम्बर। और इन्हीं लोगों का एक और है, ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स एसोसिएशन, जिसमें 35,000 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी इसमें पैनल्ड एनरोल्ड मेंबर्स हैं। इंडियन इन्वेस्टर फेडरेशन जो है यूपी स्टेट काउंसिल में है। पंजाब चैम्बर को भी हम लोगों ने यहाँ पे लाए हैं हम लोग उसको। कृषि उद्यमी ऑलरेडी पहले से है। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला चैम्बर है जिसके पास 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट का भी है, एग्रीकल्चर का भी है और इंडस्ट्री का भी है। जी। तो इससे ओवरऑल 360 डिग्री जो किसी इंडस्ट्रिस्ट का, किसी एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है यहाँ। तो हम लोग, हमारे रहने से बहुत लोगों को एक फ़ायदा हुआ है, और इससे जुड़ने से बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि हम लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका कोई नहीं है। अच्छा। जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो बड़े बड़े चैम्बर्स में नहीं जा सकते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो हम लोग तो तैयार हैं, जो भी हम लोग से मिलना चाहता है, करना चाहता है, एसोसिएट होना चाहता है, वो आ सकता है, वो कर सकता है, और हम लोग पूरी अपनी क्षमता से करना चाहते हैं। मेरा जो रिलेशनशिप है सब जगह, वो हम तो सबको कहते हैं कि भाई उसका फ़ायदा उठा लीजिए आप, क्योंकि किसी गलत चीज़ के लिए हमने कभी सरकार को अप्रोच नहीं किया, चाहे पिछली सरकार रहे, चाहे ये सरकार रहे। और कोई भी चैम्बर या फेडरेशन होता है, इट्स न्यूट्रल बॉडी, वो किसी के साथ नहीं होता है कि हम उसके हैं, हम उसके हैं, हम उसके हैं। जो अच्छा काम कर रहा है हम सबके साथ हैं। हम लोग के दूसरे प्रदेशों में भी है, तो ऑलमोस्ट आधा भारत में तो हम लोगों ने काम रखा है, अपने ऑफिसेस को भी लोगों को जिम्मेवारी दी है। इन्वेस्टमेंट कम, आउटपुट ज़्यादा में हम लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं खूब बड़ा ऑफिस हो, खूब बड़ा मैन पावर हो, तो अननेसेसरी उसको चलाने के लिए ना फिर बहुत प्रेशर होता है, तो फिर वो आदमी जो काम होना चाहिए इंडस्ट्री और एमएसएमईज का, वो नहीं हो पाता है उस प्रेशर में और इसमें। तो वो वर्क ऑफ ऑपरेशन हम लोगों का बिल्कुल यूएसपी, हम लोग का एसओपी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर्स। सर, आपने 3 डिफरेंट लाइंस में काम किया, जैसे कि मीडिया जगत में, कॉरपोरेट जगत में, और एमएसएमई में भी, उद्योग में भी। तो उद्योग बंधु के साथ आप बहुत दिनों तक जुड़े रहे। तो कौन से सेक्टर ने आपको सबसे ज़्यादा, डिपार्टमेंट ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, जिसकी वर्किंग देख के आपको लगा कि हाँ ये परफेक्ट है? देखिए, मुझे 2 साल तक कानपुर फेलिसिटेशन काउंसिल का मेंबर बनाया है वो लोग। मैं एक चैम्बर में हेड कर रहा था, डायरेक्टर था यहाँ लखनऊ में। तो वो लोग मुझे अप्रोच करके आ गए। मुझे पहले समझ में नहीं आया ये है क्या, फिर उन लोगों ने मुझे कानपुर इनवाइट किया, मैं वहाँ गया। वहाँ मोटी मोटी फाइल्स आ गई मेरे पास, एक सर ये सब इंडस्ट्रिस्ट हैं, मतलब किसी इंडस्ट्रिस्ट ने किसी से कोई सामान खरीदा, वो डिस्प्यूट होता था पेमेंट का। आपने सप्लाई किया, हमने लिया, हमने पेमेंट नहीं दिया, जिस भी कारण था, तो वो मुझे एज ए जज ये करना था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2 साल में कम से कम मैंने सैकड़ों फाइल और सेटलमेंट की, क्योंकि वहाँ क्या मैंने देखा कि मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल था वो पे किया। वहाँ लोग समझे, जैसे किसी का इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट अमाउंट बेस अमाउंट से भी ज़्यादा था। मैंने कहा कि ठीक है, जो जिसका पैसा बाकी था, मैंने कहा कि तुमको तो ऐसे भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो जो बेस अमाउंट है वो ले लो, इंटरेस्ट कंपोनेंट छोड़ो। तो सामने वाला भी समझ में आ गया कि नहीं, ये करना चाहिए। इमीडिएटली, इंस्टेंटली वहाँ पे वो चीज़, ये फ़ायदा हुआ। मेरे ख्याल से हमारा जो 2 साल का टेन्योर था उन लोगों के साथ ऑनररी, वो हिस्ट्री है, आप पूछ सकती हैं। वहाँ पे मेरा टेन्योर बेस्ट था। अच्छा। और मैंने बहुत ईमानदारी से उसको ये किया। मैं कानपुर नहीं जा पाता था, वो लोग यहाँ फाइल लेके चले आते थे, यहाँ मैं करता था उसको। लेकिन मैं किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को या एमएसएमईज को निराश नहीं होने दिया। अपने क्षमता से ज़्यादा करके सबको मैंने खुश करके यहाँ से भेजा। तो जो हो, तो मतलब हम तो डायरेक्टली सरकार को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को ना सरकार को इनपैनल करना चाहिए ऑन बोर्ड, ऑनेस्टली जो देखे कहाँ प्रॉब्लम है और हमको सही फीडबैक दे।
खुश करने वाले से तो काम नहीं चलता, नुकसान तो सरकार का हो रहा है। आज भी हम लोग 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं। मेरा तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारे जितने MSMEs उत्तर प्रदेश में हैं, अगर इनको हम कायदे से सपोर्ट कर दें, ये 1 ट्रिलियन तो छोड़िए, यही लोग 5-10 ट्रिलियन इकॉनमी के बराबर सही हैं। बात। जितना बड़ा बेस है हमारा, सब मान सम्मान के भूखे हैं। पैसा सबके पास है, सबको इनकरेजमेंट अगर मिल जाए तो सब करने लगेंगे। हालांकि योगी जी ने तो बहुत सपोर्ट किया है, अच्छा कर भी रहे हैं और इनसे उम्मीद भी है। तो इनके नेतृत्व में कोई भी इंडस्ट्री आता है तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा चीज़ होता है, जिसपे तो ये जो सरकार प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, इसको तो 100 आउट ऑफ 100 है, इसको नो डाउट अबाउट इट। तो अप्रिशिएट हमको इस चीज़ को करना पड़ेगा, तभी उद्योग इतने आ रहे हैं, तभी इन्वेस्टमेंट्स इतने आ रहे हैं जी। तो सर काम तो अच्छा हो रहा है, केंद्र और राज्य में मिला के अच्छा हो रहा है, और ग्रोथ तो पहले से हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल मानना तो पड़ेगा, अगर 1% भी हम आगे बढ़े हैं, दैट इज ए ग्रोथ। योजनाएं काफी अच्छी हैं। हाँ। और बहुत अच्छा है। सर, इतने आप काम करते हैं, अपने आप को अपग्रेड कैसे कर रहे हैं? AI के बारे में क्या कहना है आपका? क्या इस उम्र में भी AI का इस्तेमाल आप लेना चाहते हैं या ले रहे हैं? देखिए, मैंने भी AI को थोड़ा सा यूज किया, घर में देखा मैंने, वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है उसमें। क्या है, कोई भी चीज उसका आता है ना, तो देख के लगता है कि बनावटी है, वो पता चल जाता है। तो वो लाइक ए जेरोक्स पहले होता था ना, फोटोकॉपी। एक्साइटमेंट तो रहता था, लेकिन वो बात नहीं है, वो कला नहीं है, वो हुनर नहीं है जो फिजिकली हम आप करके डिलीवर कर सकते हैं। AI तो कपड़ा भी बना देगा, AI तो ओपन हार्ट सर्जरी भी कर देगा, वो तो सारा सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे जो समझ में आता है, तो जिससे फायदा नहीं है, इससे नुकसान ज्यादा होगा। कल मैं एक मैगजीन देख रही थी सर, उसमें सारी फोटोज जो हैं, सारे टॉपिक्स की सारी AI जनरेटेड थी, लेकिन अगर वही वो असलियत होती और रियल फोटोज होती औरतों की, महिलाओं की काम करते हुए या जैसे भी, तो वो शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा, ह्यूमन ब्रेन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। AI भी ह्यूमन ही बनाया है, अपने से बन के कहीं से नहीं आ गया है। सही बात है। तो ह्यूमन ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। एंड सेकेंडली, चेंज इज द नीड ऑफ द आवर। चेंज में आज का जेनजी है जो ना विश्वास करता है, वो AI पे जाना चाहेगा, वो एक्साइटेड होता है, अच्छा क्या है ये, कैसे RK शरण अंजलि जी का फोटो बन रहा है, उनका जूट का कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो जानना चाहता है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी स्टैग्नेशन पे आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से मेरी पर्सनल राय है कि बहुत सक्सेसफुल नहीं होगी। ह्यूमन ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, एंड दैट इज द बेस्ट। इट कैन बी अ असिस्टेंट, बट वो पूरा रोल आपका नहीं कर सकता। हाँ, भगवान भी तो हम ही लोगों की तरह होंगे, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ बना के सींच के भेजा है। तो वो तो AI चाहते तो उसी समय बना लेते, लेकिन वो नहीं है। तो AI ठीक है, अपनी डिपेंडेंसी, लेकिन हमें बहुत ज्यादा उस पर नहीं करनी है। आपको खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। आपको खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और हमको लगता है कि यंगर जनरेशन ही उसको चैलेंज करेगा आने वाले दिनों में, जब वो उससे जूझेगा, उसको प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ नेगेटिव जाएगा, तो खुद ही समझ में आ जाएगा। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज, और काफ़ी इंसाइटफुल था। लास्ट में बस सिर्फ एक अपने युवा उद्यमियों के लिए एक कॉर्पोरेट मंत्र दे दीजिए जो कि उन्हें किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे कठिन सवाल आपने बोला। उसका मंत्र मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि डोंट लूज योर हार्ट, गिव योर बेस्ट, और रिजल्ट तो ऊपर वाला है देने वाला। अगर आपके प्लानिंग में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके विजन में अगर सत्यता है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई आपको हरा सकता है। नेपोलियन की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, वो इम्पॉसिबल वर्ड को बड़े खिलाफ रहते थे। तो इम्पॉसिबल को अगर आप ब्रेक करती हैं तो आई एम पॉसिबल, तो बहुत कॉमन है ये चलता है। किसी ने शायद बोला उनको कि फेट लाइन, उनका हाथ देख के शायद बोला, जो मुझे सुनने में आया था। तो उन्होंने हाथ में एक लाइन खींच के बताया कि दिस इज़ माई फेट लाइन। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, और हर इंसान, हर बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर है, उसको हिम्मत करके बाहर आना है। ठीक है, हम हार जाएंगे, लेकिन जीत भी सकते हैं। इसके साथ
मैं सबको धन्यवाद देता तो हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सर का डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर इनसे किसी भी प्रकार की आपको सलाह चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो सर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक So यू। thank you sir. Thank you.